हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट पर है। इस वीडियो को मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं बनाया है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स और की नोट्स लिखे हैं। आप चाहे तो उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ट्री ऑफ लाइफ म्यूरल किसने बनाया है। ट्री ऑफ लाइफ म्यूरल बनाया है हमारा कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है ये मानव गुप्ता ने। ठीक है, मानव गुप्ता ने बनाया है। और कहाँ पे है ये ट्री ऑफ लाइफ म्यूरल? ये है हमारा गुड़गांव में। गुड़गांव में भारतीय एयरटेल का जो कार्यालय है, जो वहाँ पे उसके भवन की आंतरिक सीढ़ियों पर इसको बनाया हुआ है। पिक्चर मैंने लगाई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 2010 में बनाया था। कहाँ से बिलोंग करते हैं इनके लिए हम थोड़ा सा इनका देख लेते हैं। तो ये मानव गुप्ता हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। 1967 में इनका जन्म हुआ था। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग भी करते हैं, म्यूरल भी, और जो आजकल चला है परफॉर्मेंस आर्ट, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है। शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं, स्कल्पचर भी, पोइट्री भी। तो कुल मिला के इनकी सारी विधाएँ हैं, सभी पे इन्होंने काम किया है। इनके लिए जो फेमस वर्क था, एक तो मैंने ये आपको दिखाया, ट्री ऑफ लाइफ म्यूरल है। कहाँ पे बना हुआ है? गुड़गांव में। किस जगह है? भारतीय एयरटेल कार्यालय में। ठीक, नेक्स्ट और जो इनकी चीज़ें हैं, एक वाटर फ्रंट 2015 में क्ले पॉटरी इंस्टॉलेशन है। ये देखिए, ये भी इन्हीं का है, क्ले पॉटरी इंस्टॉलेशन। ये भी इस चीज़ के लिए फेमस है। इसके अलावा इन्होंने इंडो भूटान फ्रेंडशिप पे म्यूरल बनाया है। 5 फ्लोर ट्री ऑफ लाइफ तो मैंने आपको अभी दिखा दिया ये म्यूरल। अगर 5 फ्लोर ट्री ऑफ लाइफ म्यूरल भी पूछता है तो ये कहाँ पे है? एयरटेल के कैंपस में। कब बनाया था? 2010 में। सॉरी। ठीक है, और इनके बारे में 2-3 चीज़ें ये हैं कि जो इन्होंने क्या किया था, मतलब जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे के भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो देश में हमारे यहाँ रिपब्लिक डे में फंक्शन होते हैं, उसमें भी इनको कई वर्षों तक, मतलब लगातार कई वर्षों तक इनको क्या किया गया था, एक एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अभी भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में रह के कार्य करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम अब जो भी एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसीएस पन्नीकर का पूरा नाम क्या है। केसीएस पन्नीकर को बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, चोलमंडल के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने चोलमंडल की स्थापना करी थी। ठीक, तो ये जो फुल फॉर्म है ये हमें ज़रूर पढ़ लेने हैं आर्टिस्ट के। तो इनका पूरा नाम है कोवालेझी चीरमपथूर शंकरन पन्नीकर। जब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देते हैं तो इसमें बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस देते हैं, बट हमें नाम अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, कोवालेझी चीरमपथूर शंकरन पन्नीकर। ठीक है, तो ये क्या था, इनके जो सबसे बड़ा जो इनका वो था, काम था, ये तो था कि चोल मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, चोल मंडल की स्थापना की थी। फिर उसके बाद इनकी जो कुछ फेमस सीरीज़ रही हैं, उसमें वर्ड और सिंबल बहुत ज़्यादा फेमस था। फ्रूट सेलर, ठीक, लुम्बिनी, प्रेग्नेंट वूमन्स, ये सारे इनके फेमस आर्ट सीरीज़ है। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है, क्योंकि ये आपको बुक से पढ़ने को मिल जाएंगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना भी किसने करी थी? केसीएस पन्नीकर ने। ठीक, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी, ये भी मैंने बता दिया 1966 में। ये भी पूछा जाता है कब की थी? 1966 में। इनके जो भी मतलब कलर्स थे, जो कलर यूज़ करते थे, बहुत ही ब्राइट कलर यूज़ करते थे, और जैसे प्रभाववादी शैली के चित्रों में रंग होते हैं उस तरीके से रंगों का ये यूज़ करते थे। इनके चित्रों में क्या है, मतलब कैलीग्राफी, लेखन होता था बीच बीच में, और प्रतीकों का उपयोग करते थे, इसलिए इन्हें तांत्रिक कलाकार भी कहा गया है। ठीक, एस नंदगोपाल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और सुनने ही भी पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो एस नंदगोपाल हैं, स्कल्पटर हैं, ये किसके बेटे हैं? ये केसीएस पन्नीकर के बेटे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, द स्कल्पचर ऑफ राजा शैलेश किसके द्वारा बनाया गया है।
ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को जो ये सीरीज़ रखी है, अब मेरे जो भी अभी आएंगे वीडियोस, उसमें मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला नहीं बनाया वीडियो। ये सारे वीडियो मेरे आपको एक की नोट्स की तरह मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसमें लिख रखा है। बहुत लोग जो नोट्स बनाते हैं उनको आराम रहेगा। इसमें आप 2-4 पॉइंट भी जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आप लिख लोगे, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, की नोट्स होते हैं, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो स्कल्पचर ऑफ राजा शैलेश किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, ये मूर्ति शिल्प मूर्तिकार रजत घोष, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, रजत घोष के द्वारा बनाई गई है, रजत घोष। ठीक है, और ये जो मूर्ति है, मूर्ति पहले दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये मूर्ति है और ये रजत घोष। ठीक है, तो ये मूर्ति का नाम क्या है? द स्कल्पचर ऑफ राजा शैलेश। ये राजा शैलेश की मूर्ति है। ये बिहार के मिथिला के रहने वाले थे राजा, दुसाधो के राजा थे, जगह है एक, वहाँ के राजा थे। क्या नाम था उनका? शैलेश। तो बिहार से रिलेटेड हैं। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में 2012 में इको पार्क में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो जो बिहार के ही हैं ये कलाकार, और इन्होंने इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 8 टन लोहे का और 1 टन स्टील का इस्तेमाल किया था। ठीक, ये क्या था कि जो वहाँ की मिथिला है जगह बिहार की, वहाँ से रिलेटेड जो मैथोलॉजीज़ वगैरह थी, उससे जो रिलेटेड स्टोरीज़ होती थी, उन सब पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिहार में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनके 2-3 चीज़ें और हैं। जो इनके पिता थे वो थे मनोरंजन घोष, नाम सुना होगा, मनोरंजन घोष। जो मनोरंजन घोष थे वो फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो बचपन से ही इन्होंने किस पे काम किया? जैसे लोक देवताओं और लोक देवियों, लोक विषयों पे जाने, फोक सब्जेक्ट को उठा के ज़्यादा काम करते थे। और मीडियम अलग अलग यूज़ करते थे, जैसे पत्थर भी है, लोहा, स्टील, कांसा, मिट्टी, कोई पर्टिकुलर एक मीडियम नहीं था, कई मीडियम पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्कल्पचर ऑफ राजा शैलेश किसके द्वारा बनाया गया है? मूर्तिकार रजत घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है खोपड़ी, कंकाल, तीर और प्रेत दुनिया की एक दृष्टि का संकेत देते हैं। यह किस कलाकार के चित्रों में देखा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं हर एग्जाम में। और ये आर्टिस्ट हैं कलकत्ता के फेमस आर्टिस्ट गणेश पाइन। ठीक है, गणेश पाइन या गणेश पाइन, अलग अलग नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्या था कि इनके साथ भी था कि इन्होंने मतलब बचपन से ही लोक कथाओं को सुनकर ये बड़े हुए, उसी का इन पे प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, बहुत सालों तक इन्होंने एक एनिमेटर के रूप में काम किया था, फिल्मों के विज्ञापन में भी काम किया था। देखिए, ये सारे की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिल्मों के विज्ञापन में भी काम किया था, किंतु बाद में एक पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनके लिए क्या है कि इन्होंने पहले नौकरी भी करी। ठीक, फिर लेकिन नौकरी छोड़ दी, उसमें मन नहीं लगा। फिर उसके बाद चित्रकारों, मूर्तिकारों और प्रिंट मेकरों के एक संगठन सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में शामिल हुए। ठीक, तो इस तरीके से गणेश पाइन की कुछ बातें हैं। गणेश पाइन के लिए कहा जाता है जो भी इनके जो मतलब काम है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, गणेश पाइन मतलब जो भी कलर वगैरह ये यूज़ करते हैं बहुत ही मतलब डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्राउन और वैसा कलर जैसे ब्लैक, इस टाइप का यूज़ करते हैं। और पिक्चर को देखने से एकदम एक जटिलता जैसी नरकंकाल, खोपड़ी और ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये इनके चित्रों की विशेषता रही है। इन्हें पेंटर ऑफ डार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गणेश पाइन की कुछ चीज़ें हैं ये फेमस। ये देखिए, ये एक पेंटिंग इस टाइप की, इनकी जितनी भी आप पेंटिंग देखेंगे, वुडन हॉर्स, तो सब में क्या है आपको एक विभत्स जैसा दिखेगा। कलर भी बहुत डार्क ब्लैक, ब्राउन। ठीक, नेक्स्ट है जहरदास गुप्ता किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, जहरदास गुप्ता किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जहरदास गुप्ता भी क्या है? एक समकालीन चित्रकार हैं। ठीक है, यहाँ जहर हो गया, जहर है नाम।
ठीक है। ये एक समकालीन कलाकार हैं। इनका बचपन जो था वो जमशेदपुर में बीता था। छोटी सी उम्र से ही इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से हाथी, कुत्ते और जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती थी उसको ये ड्रॉ करते थे। इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण करी थी? इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी नंदलाल बोस से, ठीक है। नंदलाल बोस से, रामकिंकर बैस से और विनोद बिहारी मुखर्जी से जैसे कलाकारों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। अब इनका प्रिय माध्यम क्या है? इनका प्रिय माध्यम है तैल, ठीक। ये देखिए, और इनके कामों की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ज़्यादातर वुमेन पे और फैंटास्टिक मीन्स एक काल्पनिक रियलिज्म पे, जो एक कल्पनावादी दुनिया होती है उससे संबंधित ये कार्य करते थे, ठीक है। ये देखिए इनका एक चित्र है। और जो अभी रिसेंट में ये काम कर रहे हैं वो क्या है? यीशु मसीह श्रृंखला और माधवी पर एक विशाल भित्ति चित्र ये बना रहे हैं। नेक्स्ट है A.S. नायर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। A.S. नायर, इनका भी पूरा नाम देख लेते हैं, अथिपट्टा शिवरामन नायर, ठीक। ये इनके लिए क्या है कि ये A.S. नायर के नाम से जाने जाते हैं। और जितने भी साउथ के हैं उधर केरल के, तो इन लोगों के नाम वैसे ही थोड़े टफ होते हैं। तो इनका पूरा नाम है अथिपट्टा शिवरामन नायर। फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इधर लास्ट कई बार से कुछ पेपर में ये हुआ है कि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते आए हुए हैं, या तो कई बार पूरा नाम दे देगा, आप शॉर्ट करने में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्या है। ऐसे A.S. नायर अगर पढ़ा है तो अथिपट्टा शिवरामन नायर दे देगा, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है। तो जो शॉर्ट नेम है आपको जहाँ से मिल सकते हैं उसके फुल नेम एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और जितने भी साउथ के आर्टिस्ट हैं उनके नाम भी थोड़े से टफ हैं। तो ये केरल के एक चित्रकार हैं और एक कार्टूनिस्ट हैं, ठीक। इन्होंने अपना मतलब जो करियर शुरू किया था वो किससे शुरू किया था? मातृभूमि से अपना करियर शुरू किया था। जय केरला और मातृभूमि में ये दोनों क्या थी, मतलब पत्रिकाएं थी वहाँ की, जहाँ उन्होंने अपने आखिरी समय तक, मतलब लास्ट टाइम तक उन्होंने इसी में काम किया था। इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं उपन्यास और लघु कथाओं के लिए मूल चित्र थी। ये उपन्यास के लिए और जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी उनके लिए चित्र बनाते थे। जो ज़्यादातर चित्र इनके जो मतलब वीकली वहाँ पत्रिकाएं होती थी उनमें प्रकाशित होती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनकी फेमस। मेन हमें नाम इनका पता हो गया। A.S. नायर कहाँ के हैं? केरल के हैं, कार्टूनिस्ट और एक चित्रकार थे, ठीक है। केरल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। V.S. खांडेकर एक मराठी उपन्यासकार थे। उनका ययाति का मलयालम अनुवाद था, उसके लिए इन्होंने कृतियों का निर्माण किया है। इतना ज़्यादा डिटेल आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हैं इसमें, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए पत्रिका में छपे हुए इनके का ऐसे ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट है मुंबई का एक कलाकार जो कवि, नाटककार, चित्रकार होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी है। तो मुंबई का जो कलाकार है वो कौन था? ये है हमारे गिव पटेल, ठीक है। गिव पटेल नाम है इनका। यह लेखकों को समूह से संबंधित है। इन्होंने पर्यावरण रक्षा के प्रयास में शामिल हरित आंदोलन की सदस्यता ली थी, ठीक है। इनकी कविताएं प्रकृति के प्रति गहरी चिंता की बात करती हैं और मानव की क्रूरता को उजागर करती हैं। तो इनके लिए भी है कि ये क्या है, एक कवि थे फेमस, उसके साथ साथ नाटककार और एक चित्रकार के रूप में भी फेमस रहे हैं, ठीक है। कविताओं के इनके नाम लिखे हुए हैं। हाउ डू यू स्टैंड, बॉडी, मिरर, मिररिंग, ठीक है। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं जिसके शीर्षक है प्रिंसेस साविस्का और मिस्टर बेहराम। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। मेन क्या है, पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा कि मुंबई के कलाकार थे, क्या थे, एक कवि, नाटककार, चित्रकार होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है शेखर गुरेरा या और चंद्रशेखर गुरेरा, ठीक है। प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो शेखर गुरेरा या चंद्रशेखर गुरेरा नाम एक ही है। एक भारतीय संपादकीय, कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है, ये ज़्यादातर जो इनके कार्टून प्रकाशित होते हैं वो पॉलिटिकल पोस्ट और जो सोशल होती हैं, सोशल
जो न्यूज़ वगैरह होती हैं उन पे संबंधित थी इनके कार्टून। ठीक, इनके जो कार्टून थे, दैनिक कार्टून, कई इंग्लिश और हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पर, जैसे पंजाब केसरी, हिंद समाचार, जगबानी, नवभारत, ठीक है, पायोनियर, नवोदय टाइम्स, इन सब में प्रकाशित होते हैं। और इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1984 से। 1999 में इन्होंने कारगिल कार्टून की एक श्रृंखला बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, कारगिल कार्टून की श्रृंखला किसने बनाई थी? तो शेखर गुरेरा और चंद्रशेखर गुरेरा, नाम एक ही है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस टाइप से इनके वीकली में प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक उपन्यास। रिवर ऑफ स्टोरीज को भारत का पहला ग्राफिक उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास किस कलाकार का है? ठीक है, तो ये है हमारा उर्जित सेन का। उर्जित सेन ये भी एक भारतीय ग्राफिक कलाकार है और एक डिज़ाइनर है। ठीक, ये पाओ कलेक्टिव, सेन पाओ कलेक्टिव के 5 संस्थापकों में से एक हैं। फिर क्या है, 2009 में स्थापित सामूहिक उद्देश्य से भारत में एक माध्यम और संस्कृति के रूप में कॉमिक्स का समर्थन करना है। द डिस्पेयरिंग टाइगर उनके द्वारा डिज़ाइन की गई एक टी शर्ट जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में द फैब्रिक ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है, तो उर्जित सेन क्या है? ग्राफिक उपन्यास जो रिवर ऑफ स्टोरीज भारत का पहला ग्राफिक उपन्यास माना जाता है। ठीक, तो भारत का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भारत का पहला ग्राफिक उपन्यास की बात करेंगे तो रिवर ऑफ स्टोरीज, और किसका है? उर्जित सेन का। तो कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये जो टी शर्ट है इस पे इन्होंने ड्रॉ किया था, और कहाँ पे? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में द फैब्रिक ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ। तो ये कौन से कलाकार हो गए हमारे? उर्जित सेन। ये सारे आर्टिस्ट आपको टफ लग रहे होंगे, पर ये सब अब हमें पढ़ने हैं, क्योंकि अब जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नए नए कलाकार आते जा रहे हैं ग्राफिक के क्षेत्र में, विजुअल फोटोग्राफी के क्षेत्र में, या जो शॉर्ट फिल्म बनती हैं आर्ट पे रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अब बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, इन सब शहरों में या साउथ में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो किसी ना किसी रूप में किसी बड़ी प्रोजेक्ट से या गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से अगर जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उन सब के नाम हमें पता होने चाहिए। उनका कुछ जो फेमस काम है, कुछ की पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि हमें उनकी पूरी जीवनी रटनी है, बट हमें उनके की पॉइंट्स, एटलीस्ट उनका नाम, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो रहे हैं, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों को टफ लगेगा, बट आप अगर एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। और आई थिंक आप जो कानों से सुन रहे हो, मुझे तो बहुत मेहनत लगती है इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग पढ़ के, अलग अलग बुक से, इंटरनेट से, इधर उधर से देख के तो मैं बनाती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि आपको एक प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप एटलीस्ट इसके नोट्स बना सकते हैं, आगे किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए ये बहुत सारे क्वेश्चन बेनिफिट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बुफेलो राइडर किस कलाकार का ग्राफिक प्रिंट है? बुफेलो राइडर है जय कुमार गंगाधरम रेड्डी। ठीक है, जय कुमार गंगाधरम रेड्डी, बेंगलोर में इनका जन्म हुआ था, वहीं पले बड़े थे। केन स्कूल ऑफ आर्ट, ललित कला से इन्होंने डिप्लोमा पाया था। ठीक, ये है इनका, और ये क्या है? ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। बुफेलो राइडर इनका प्रिंट है, एक्वाटिंट इचिंग। ठीक, 1984 में। फिर है माँ मुझे जाने दो। माँ मुझे जाने दो किस महिला कलाकार का ग्राफिक प्रिंट है? तो माँ मुझे जाने दो ये है हमारा नैना दलाल। नैना दलाल जो आर्ट हिस्टोरियन है हमारे रतन परिमू। ठीक, उनकी वाइफ है ये नैना दलाल। इनके ग्राफिक प्रिंट्स बहुत फेमस हैं। ये ज़्यादातर इनके चित्रों में क्या होता है, जो प्रिंट होते हैं उसमें जो फेमिनिस्ट मीन्स नारी का दर्द, उसकी वेदना और उससे रिलेटेड ही चित्र मिलते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है प्रिंट इनका, माँ मुझे जाने दो। क्योंकि हर आर्टिस्ट का आप देखोगे बहुत सारा काम होता है, सारा कुछ याद करना इतना आसान नहीं है, पर जितनी चीज़ें जहाँ से इंपॉर्टेंट मिलती जा रही हैं वो नोट डाउन हमें कर लेनी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके एक चीज़ और बताइएगा कि आपको आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये पैटर्न कैसा लग रहा है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो हम इसी में कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज
मैं इसको और मॉडिफाई करूँगी या ऑब्जेक्टिव में लाने की कोशिश करूँगी, बट मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में इतनी डिटेल नहीं दे पाती हूँ जितनी मैं एक एक क्वेश्चन में इसमें डिटेल में दे पा रही हूँ। आप लोगों को मेरा यूजीसी नेट की जो सीरीज़ चलाई थी बहुत अच्छी लगी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन के रूप में इसको तैयार किया है, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी रहे। 4 ऑप्शन देने में, 4 ऑप्शन लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। उसके बदले मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों को ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, मूर्तिकार कनक मूर्ति का प्री मीडियम क्या है? एक और दुर्भाग्य रहा कि अभी जो कोरोना टाइम निकला उस टाइम में जितने आर्टिस्ट की डेथ हुई है, जो भी फेमस आर्टिस्ट हमारा कोरोना से मतलब जिसकी जिसकी डेथ हुई है, उन सब के नाम आपको एक बार ज़रूर देख लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन अब बनेंगे। ठीक है, तो ये जो मूर्तिकार थी कनक मूर्ति, इनकी भी दुर्भाग्यवश जो डेथ थी वो कोरोना से हो गई थी। ये क्या है? एक भारतीय मूर्तिकार हैं। मुख्य रूप से इनका जो फेमस या कहें तो फेवरेट मीडियम था वो था पत्थर। पत्थर पे बहुत ज़्यादा इनके काम हैं, बड़े बड़े काम हैं। पत्थर पे काम करती थी, बलुआ पत्थर, शैल पत्थर, ग्रेनाइट, इन सब का इन्होंने यूज़ किया। इनके जो मूर्ति शैली थी उस पर होयसल शैली से ज़्यादा प्रभावित थी। और इनके लिए क्या है, इन्होंने गंगूभाई हंगल, दोराई स्वामी अयंगर, टी चौदिया, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी जैसे कई शास्त्रीय, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीतकारों की अवाक्ष प्रतिमाएं बनाई हैं। यहीं से हम लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आता है कि हिंदुस्तानी और शास्त्रीय कर्नाटक संगीतकारों की अवाक्ष प्रतिमाएं या बड़ी अवाक्ष प्रतिमाएं किस कलाकार ने बनाई हैं, किस मूर्तिकार ने बनाई हैं, तो हमारी बनाई है कनक मूर्ति ने। ठीक है, और ये क्या हुआ, 79 वर्ष की आयु में कोविड से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये देखिए कनक मूर्ति हैं, ये इस टाइप के स्कल्पचर बनाती हैं, बड़े बड़े इनके स्कल्पचर होते हैं। पोर्ट्रेट वगैरह बहुत बनाए इन्होंने। नेक्स्ट है, शिव स्मारक का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे मूर्तिकार राम वी सुतार। ठीक है, राम वी सुतार, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इनके बेटे भी बहुत फेमस हैं, इनके साथ ही काम करते हैं। अनिल सुतार नाम है उनका। तो राम वी सुतार का क्या है, आप लोग को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, किसने? वो भी राम वी सुतार ने ही बनाई है। अब क्या है, राम वी सुतार का ही ये काम है। ये प्रतिमा शिवाजी की है और शिव स्मारक नाम से है। इसको कहाँ पे? ये होगी हमारी मुंबई महाराष्ट्र के तट पे। इस पे काम चल रहा है, अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद थी, मतलब 22 निकल गया है। मे भी कोरोना की वजह से सारे काम आगे डिले कर दिए गए हैं, अभी ये स्थापित नहीं की गई है मेरी जानकारी में। ठीक है, 212 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। स्टील फ्रेमिंग कंक्रीट से बना। 2016 में प्रारंभ किया गया था और 22 में इसको पूरा होना था। ठीक है, तो ये किसने बनाई है? राम वी सुतार ने। एक बार आप चेक कर लेना, बट अभी ये लगाई नहीं गई है क्योंकि आई थिंक जो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सारे कार्यक्रम अभी स्थगित कर दिए गए थे। तो किसने बनाई है, मेन हमें ये याद करना है, तो राम वी सुतार ने। नेक्स्ट है, मिशेल पूनावाला किस रूप में प्रसिद्ध है? आप लोगों ने अभी जो टीजीटी पीजीटी का यूपी का जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें देखा होगा कि सेफ्रॉन आर्ट से पूछा था। तो इस टाइप से जो कला आर्ट एकेडमी होती हैं, आर्ट क्यूरेटर होते हैं, आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, या बहुत सारे मतलब आर्ट से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं, तो उन सब के बारे में भी जो फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आता रहता है, वो हमें नाम उनके पता होना चाहिए। आर्ट कलेक्टर और आर्टिस्ट कौन है? मिशेल पूनावाला। वास्तुकार और चित्रकार जहांगीर वजीफदार की पोती हैं मिशेल पूनावाला। ठीक है, ये क्या है? एक आर्ट कलेक्टर हैं। आर्ट कलेक्टर मीन्स इनके पास अलग अलग तरीके से बहुत ही फेमस पेंटिंग्स का जो कलेक्शन रखते हैं, तो वो लोग कहलाते हैं हमारे आर्ट कलेक्टर। एक कलाकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, मीन्स ये एक आर्टिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ ये आर्ट कलेक्टर हैं। इनके दादा की पेंटिंग तकनीकी की देखभाल करने वाली वह वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटीज़ की आगामी सार्वजनिक कला परियोजना पर काम कर रही हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटीज़
से रिलेटेड जो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? हाथी गलियारों को सुरक्षित करने के लिए धन जुटाना। ठीक, तो मिसल पूनावाला बेसिकली इतना पता होना है। तो क्या है हमारी? ये एक आर्ट कलेक्टर और एक आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, सेफ्रॉन आर्ट के संस्थापक सदस्य कौन है? यही क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ था। सेफ्रॉन आर्ट के संस्थापक सदस्य कौन है? मीनल वजीरानी। ठीक है, मीनल ने 2000 में सेफ्रॉन आर्ट की स्थापना की थी। किस ईयर में की थी? 2000 में। और कहाँ कहाँ, जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन में सेफ्रॉन आर्ट की उपस्थिति को स्थापित करने और मतलब उसको बहुत ज़्यादा विस्तार करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, और जो ये कंपनी थी इसमें अलग अलग व्यवसाय, मीन्स आर्ट के साथ साथ ज्वेलरी में भी, और उसमें क्या बोलते हैं, वस्त्र और अन्य जो संग्रहित चीज़ें होती हैं, जो यूनिक चीज़ें होती हैं कलेक्शन, वो सारी चीज़ें शामिल थी। मीन्स फेमस पेंटिंग्स ही नहीं, और भी सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। इसके अलावा इन्होंने मतलब इंडिया और इंटरनेशनल स्तर पे भी जो बहुत सारी प्रदर्शनियों को व्यवस्थित किया, मतलब उनको एज अ क्यूरेटर के रूप में काम किया। तो कौन है सेफ्रॉन आर्ट से के संस्थापक सदस्य में? मीनल वजीरानी। नेक्स्ट है, किरण नडार म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो किरण नडार म्यूजियम हमारा कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में भी है और नोएडा में भी है। तो फेमस क्या है न्यू दिल्ली में? हमें याद रखना है, अगर ऑप्शन में न्यू दिल्ली आता है तो हम न्यू दिल्ली ही टिक करना है। ये क्या है? ये जो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं शिव नादर, उनकी वाइफ हैं। ठीक, ये क्या है? ये भी एक भारतीय कला संग्रहकर्ता हैं। किरण शिव नादर जो है वो एक भारतीय कला संग्रहकर्ता हैं, और इनकी जो किरण नाडार म्यूजियम है, ठीक है, उस पर उसको संचालित करती हैं। इनके साथ क्या है? इन्होंने बहुत सारी कलाओं का, जैसे देखिए लिखा है ना, नादर को उनके 5500 और अधिक आधुनिक दक्षिण एशियाई कलाओं के संग्रह की बदौलत भारतीय कला जगत की महारानी माना जाता है। मतलब इन्होंने इतने सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन कर रखा है। वह न्यूयॉर्क में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा की एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी हैं। अगर इस टाइप से भी आता है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय परिषद सदस्य कौन है? तो किरण नडार। ठीक, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जिस वजह से क्वेश्चन अच्छा है, ये भारत में कॉमनवेल्थ में एक गेम खेला जाता है ब्रिज। ठीक है, माइंड गेम होता है एक। ब्रिज खिलाड़ियों में से भी एक है। ठीक है, इन्होंने कई मतलब कई कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने क्या किया, 12 वर्षों के बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक भी अर्जित किया था। ये देखिए किरण नाडार है। तो इनके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो आर्ट कलेक्टर हैं, किरण नाडार म्यूजियम है, और जो ब्रिज खेल होता है, ब्रिज गेम होता है, माइंड गेम होता है एक जो, उसमें इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट है, इंडिया आर्ट फेयर का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? इंडिया आर्ट फेयर, जिसे पहले क्या किया कहा जाता था, इसको पहले नाम था इंडिया आर्ट समिट। ठीक है, अगर ऐसे भी आता है तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया आर्ट समिट क्या है? इंडिया आर्ट समिट ही इंडिया आर्ट फेयर है, जो स्टार्टिंग हुई थी इंडिया आर्ट समिट के नाम से बाद में। और स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो पहला हुआ था वो इंडिया आर्ट फेयर वो हुआ था हमारा प्रगति मैदान में, पहली बार हुआ था 2008 में। ठीक, प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था दिल्ली के। और इसमें क्या होता है, ये एक समकालीन कला मेला होता है, मतलब मीन्स समकालीन वार्षिक कला मेला होता है, जिसमें कि जो भारतीय जो आधुनिक और समकालीन जो पेंटिंग्स होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, फोटोग्राफी होती है, मतलब सारे ही मीडियम जो विजुअल आर्ट से रिलेटेड होते हैं, या मिक्स मीडिया होता है, प्रिंट होता है, वीडियो इंस्टॉलेशन होता है, पेंटिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ों का एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही एक तरीके से कहें कि एक ही स्थान में सबका प्रदर्शन होता है। तो इस मेले को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? 2008 में। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इंडिया आर्ट फेयर सबसे पहले या किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 2008 में। ठीक है, और किसने इसका नेतृत्व किया था? तो नेहा कृपाल, इंपॉर्टेंट नेम है नेहा कृपाल। 2008 में पहली बार भारत शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया था, कला शिखर सम्मेलन जिसे इंडिया आर्ट फेयर इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है,
रॉडिन ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसे कहा जाता है? विनायक पांडुरंग करमारकर। ठीक है, ये भी मूर्तिकार हैं विनायक पांडुरंग करमारकर। ये शिवा जी की अपनी मूर्तियों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, अलीबाग के पास सासावने गांव में उनके घर पर उनका म्यूजियम बनाया गया है। नाना साहब के नाम से अधिक जाने जाते हैं, मीन्स विनायक पांडुरंग करमारकर को किस नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से जानते हैं। और इनके जैसे जो इन्होंने फेमस काम किए उसमें महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, लोकमान्य तिलक, इन सब के इन्होंने व्यक्तित्व बनाए, इस वजह से ये फेमस रहे हैं। ठीक है, विनायक पांडुरंग करमारकर। नेक्स्ट है ठीक है, तो और इनके लिए एक चीज़ है कि इनको वो जो इनकी शैली थी वो यथार्थवादी शैली, मतलब रियलिस्टिक काम करते थे। इसके अतिरिक्त क्या है कि इनके और भी जो प्रसिद्ध काम है अगर पूछ लेता है तो शंख ध्वनि, मत्स्य कन्या और हमजोली। ठीक है, ये भी इनकी मूर्तियाँ फेमस हैं। कौन कौन सी? शंख ध्वनि, इसमें लिखा नहीं मैंने, शंख ध्वनि, मत्स्य कन्या और हमजोली। ठीक है, ये इनके फेमस मूर्ति शिल्प हैं। और 1964 में इनको क्या पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो रॉडिन ऑफ इंडियन स्कल्पचर इन्हें कहा जाता है विनायक पांडुरंग करमारकर। नेक्स्ट है पीटी रेड्डी का पूरा नाम है पखल तिरुमल रेड्डी। पखल तिरुमल रेड्डी। ठीक, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? एक ग्रुप की स्थापना की थी, यंग तुर्क। 1941 में यंग तुर्क इंडिया आर्टिस्ट का एक समूह बनाया था। इनके चित्रों में क्या है, मतलब पौराणिक कथाओं से रिलेटेड और तांत्रिक विषयों को चित्रित करते थे पीटी रेड्डी। ठीक है, पखल तिरुमल रेड्डी इनका नाम था, पखल तिरुमल रेड्डी। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे पीटी रेड्डी। नेक्स्ट है हिमाचल के प्रसिद्ध स्थान आंद्रेता से किस कलाकार का संबंध है? ठीक है, तो हिमाचल का जो प्रसिद्ध स्थान आंद्रेता है, इससे है संबंध भावेश चंद्र सान्याल का। ठीक है, अपने 102 साल तक जीवित रहे और लास्ट में कहते हैं कि इन्होंने अपने जो जीवन के मतलब जब ये ओल्ड एज होने लगे थे तो ये आंद्रेता बहुत ज़्यादा जाते थे और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा वहाँ के जो प्रकृति थी, वहाँ की जो नेचर था, उस पे बहुत सारे लैंडस्केप बनाए हैं। तो आंद्रेता में रह के बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार थे। इन्होंने भारत मतलब जो भारतीय कला थी उसमें आधुनिकता लाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ललित कला के एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो भारतीय कला में जो वयस्क थे सबसे ज़्यादा और जीवन के आखिरी वर्षों तक कला के क्षेत्र में सक्रिय रहे भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, इनका वर्टिकल वुमेन इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, बहुत फेमस। इसके बारे में भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑटोबायोग्राफी इनकी वर्टिकल वुमेन। और वर्टिकल वुमेन क्या था? वर्टिकल वुमेन इनकी एक स्कल्पचर था और पेंटिंग भी इन्होंने वर्टिकल वुमेन पे बनाया। ठीक, तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इससे नोट्स रेडी कर सकते हैं अपने। और अगर आपको मेरा ये सीरीज़ समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपके लिए आगे भी इसी टाइप के और वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।